Jingle bells. उस रात दो शातिर चोर एक बुढ़िया के घर में दाखिल हुए, लेकिन उन दोनों को एक बात नहीं पता थी। उस घर में रहने वाली कोई साधारण दादी नहीं थी। उसका साहस, उसकी चतुराई उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। आखिर उस रात क्या हुआ? आइए सुब्बम्मा की चतुराई की कहानी में चलते हैं। हरे भरे धान के खेत और पक्षियों की चहचहाहट से चहकता एक खूबसूरत गांव, रंगापुरम। उस गांव में एक बड़ा घर था। उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, क्योंकि वहां मदद के लिए आने वालों का तांता लगा रहता था। उस घर में सुब्बम्मा रहती थी। वो जंगल से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती थी और गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। इसीलिए बच्चे हों या बड़े, सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। उस सुबह एक छोटी बच्ची को बुखार होने पर उसकी माँ घबराकर सुब्बम्मा के घर आई। सुब्बम्मा, मेरी बच्ची का बुखार कल से उतर ही नहीं रहा है। गांव की सारी दवाइयां देख ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बहन, डरो मत। पहले बच्ची को यहाँ लिटा दो। बच्चों को डर दिखाओ तो बीमारी और बढ़ जाती है। पहले हमें शांत रहना चाहिए। सुब्बम्मा ने प्यार से बच्ची के माथे पर हाथ रखकर देखा, फिर घर के सामने उगी कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर ले आई। मैं इन पत्तों से काढ़ा बनाती हूँ। इसे 2 बार पिलाने से बुखार गायब हो जाएगा। उसने उन पत्तों को जादुई ओखली में डाल दिया। तुरंत वो ओखली अपने आप घूमने लगी। दादी, क्या आज भी काम शुरू हो गया? क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि मुझे एक दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए? अरे ओखली, अगर तू काम नहीं करेगी तो पूरा गांव मुझे ही कोसेगा। थोड़ा और सब्र कर। मतलब सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर असली काम तो मैं ही करती हूँ ना? ये सच है। तू सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी मददगार भी है। अब हुई ना बात। अब मैं तेजी और जोश से घूमूंगी। जादुई ओखली गोल गोल घूमते हुए जड़ी बूटियों को अच्छी तरह पीसने लगी। थोड़ी ही देर में खुशबूदार काढ़ा तैयार हो गया। दादी, क्या ये पीने से मैं सच में ठीक हो जाऊंगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर एक शर्त है। वो क्या है? दवा पीने के बाद अच्छी तरह आराम करना होगा। माँ की बात माननी होगी, तभी ये दवा असर करेगी। ठीक है दादी। बच्ची ने दवा पी और थोड़ी देर आराम किया। कुछ ही समय में उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। सुब्बम्मा, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरी बच्ची फिर से हंस रही है। शुक्रिया मुझे नहीं बहन, प्रकृति की इन जड़ी बूटियों को कहो। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो कोई भी बीमारी भाग जाएगी। उसी समय सुब्बम्मा का बेटा रवि जंगल से जड़ी बूटियों का थैला लेकर घर लौटा। माँ, जो तुमने दुर्लभ नीम के बीज और नागदाल के पत्ते कहे थे, मिल गए। ये बहुत मुश्किल से लाया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। इन जड़ी बूटियों से बहुत से लोगों का भला होगा। रवि, मेरे लिए कुछ लाए हो या इस बार भी खाली हाथ आए हो? तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाना चाहता था, पर रास्ते में वो बहुत भारी था, इसलिए छोड़ आया। अरे, वो क्या है? तुम्हारे मुकाबले के लिए एक और ओखली। क्या इस घर में मेरी नौकरी पर खतरा? अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रवि, मेरी ओखली को मत चिढ़ा। अगर ये रूठ गई तो आज दवाइयाँ कौन पीसेगा? ठीक है माँ, मजाक कर रहा था। हमारी जादुई ओखली का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यही सही बात है। अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तीनों की हंसी से वो घर खुशियों से भर गया। लेकिन उसी समय गांव से थोड़ी दूर 2 लोग इस घर के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके आने से इस शांत घर की एक बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। उसी दिन शाम को सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया। पूरा रंगापुरम गांव धीरे धीरे संध्या की शांति में डूब गया। माँ, पड़ोस के गांव के वैद्य ने खबर भेजी है कि नाग केसर की दुर्लभ जड़ी बूटी आई है। वो हमारी दवाओं के लिए बहुत जरूरी है। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। क्या अभी निकल रहे हो बेटा? क्या अंधेरा होने से पहले लौट आओगे? कोशिश करूंगा माँ। अगर देर हुई तो वहीं रुक जाऊंगा और सुबह निकलूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करना। ठीक है बेटा, रास्ते में संभल कर जाना। जड़ी बूटियों से ज्यादा इंसान की जान कीमती है। ठीक है माँ। रवि, इस बार सच में मेरे लिए कुछ लाना। पिछली बार की तरह पत्थर लाने की बात की तो मैं बात नहीं करूंगी।
ठीक है ओखली, अगर कोई पसंद का तोहफा मिला तो जरूर लाऊंगा। रवि हंसते हुए निकल गया। सुब्बम्मा उसे ओझल होने तक दरवाजे पर खड़ी देखती रही। रात पूरी तरह घिर आई थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चांदनी बिखेर रहा था। सुब्बम्मा के घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। ओखली, आज जोड़ों के दर्द की नई दवा बनाते हैं। कल सुबह लक्ष्मम्मा लेने आएगी। ठीक है दादी, पर आज हवा कोई नई खबर दे रही है ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? तू इतना गंभीर होकर बहुत कम बोलती है। मुझे नहीं पता, पर मेरा मन शांत नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई हमारे घर के चक्कर काट रहा है। सुब्बम्मा बाहर देखती है। बाहर तो कोई नहीं दिख रहा, फिर भी मैं तेरी बात को हल्का नहीं लूंगी। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। सुब्बम्मा ने दरवाजे और खिड़कियां एक बार फिर जांचकर बंद कर दिए, फिर शांति से अपना काम जारी रखा। उसी समय गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दो लोग खड़े थे। वे थे बंटू और गुंडू। वे सुबह से ही गांव में घूमकर देख रहे थे कि किस घर में कीमती चीजें हैं। अब वे अपनी योजना पर आखिरी बार चर्चा कर रहे थे। गुंडू, हमने दिन भर जो घर देखे उनमें यही सबसे बड़ा है। ये सुब्बम्मा का घर है। सुना है यहाँ कीमती जड़ी बूटियाँ और पुराने जमाने के जेवर भी हैं। तू सिर्फ जेवरों की सोच रहा है। मुझे तो उस घर के खाने की खुशबू अभी से आ रही है। अबे ओ, हम किसी दावत में नहीं जा रहे, चोरी करने जा रहे हैं। मुझे पता है, पर खाली पेट चोरी करेंगे तो कदमों की आवाज भी ज्यादा आएगी। पहले पेट भरना चाहिए। क्या तुझे हमेशा खाने के अलावा कुछ और नहीं सूझता? होगा, खाने के बाद सोचूंगा। बंटू ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि गुंडू नहीं सुधरेगा। थोड़ी देर बाद दोनों सुब्बम्मा के घर की पिछली दीवार के पास पहुंचे। ये पक्का करके कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने धीरे से दीवार फांदी। बंटू रुक, फिर वही खुशबू आ रही है। घी, दाल, खीर। हाय, मेरा पेट अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। तेरा पेट नहीं, हमारा काम पहले पूरा होना चाहिए। चुपचाप मेरे पीछे आ। दोनों दबे पांव पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। बंटू ने धीरे से ताले की जांच की। पुराना ताला लग रहा है, थोड़ा जोर लगाने पर खुल जाएगा। उसने सावधानी से ताला खोला। एक हल्की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दोनों ने अंदर कदम रखा। उसी पल घर के कोने में शांति से रखी जादुई ओखली अचानक जोर से कांप उठी। दादी, हमारे घर में कोई अनजान लोग आए हैं, सावधान। उन बातों को सुनकर सुब्बम्मा तुरंत उठ गई। हड़बड़ाए बिना उसने हाथ में दीपक लिया और हॉल की ओर चल दी। सामने खड़े 2 लोगों को उसने शांति से देखा। उनके हाथों में लोहे की छड़ें और चेहरों पर बंधे कपड़े देखकर वो तुरंत समझ गई कि वे चोर हैं। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान चमक उठी। बुढ़िया, जैसा हम कहते हैं वैसा करेगी तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। घर में जेवर, पैसे और कीमती सामान कहाँ है? शांति से बता दे। सब बाद में पूछना, पहले पूछ कि इस घर में खीर कहाँ है। अबे, क्या अभी ये बात करना जरूरी है? पहले पेट फिर काम। गुंडू की बात सुनकर भी सुब्बम्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसी एक पल में उसके दिमाग में एक अद्भुत उपाय आया। अरे, आखिरकार आ ही गए बेटा। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, पता है? क्या, हमारे लिए? हाँ बेटा, मेरा रवि आज शाम निकलने से पहले बोलकर गया था। माँ, रात को मेरे 2 दोस्त आएंगे, उन्हें अपने लोगों की तरह ही रखना। बंटू और गुंडू दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। बंटू, लगता है हमारी किस्मत अच्छी है। मुंह बंद रख और जैसा मैं कहूँ वैसा बोल। हाँ दादी, रवि ने ही हमें भेजा है। रास्ते में देर हो गई इसलिए इस समय पहुँचे। कोई बात नहीं बेटा, रवि ने पहले ही कहा था कि सफर में देर हो सकती है। तुम लोग इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। थकान से ज्यादा तो भूख लगी है। क्या तू 1 मिनट भी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता? भूख लगना कोई गलत बात नहीं है बेटा। सफर के बाद सबको भूख लगती है।
दादी, ये सफर करके नहीं आए हैं, ये चोरी करने की नीयत से आए हैं। सुब्बम्मा ओखली की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि उसकी योजना धीरे धीरे काम कर रही है। बेटा, खाली पेट कोई भी काम ठीक से नहीं होता। पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हारी आने की वजह पर आराम से बात करेंगे। दादी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। दादी, तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम काम निपटा कर चले जाएंगे। ये कैसी बात है बेटा? मेरे घर आए मेहमान को बिना खिलाए भेज दूं तो मेरे पूर्वज मुझे माफ नहीं करेंगे। बंटू, दादी की बात मानते हैं, खाकर काम करेंगे तो भी देर नहीं होगी। ठीक है, पर जल्दी। उससे पहले घर के पीछे कुएं के पास पानी है, हाथ पांव धो लो। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। क्या गर्मा गर्म खीर भी है दादी? अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 2 कटोरे भी मिल जाएंगे। अरे, आज तो मेरा सबसे लकी दिन है। जैसे ही बंटू और गुंडू घर के पीछे गए, सुब्बम्मा तेजी से रसोई में गई। जादुई ओखली भी गोल गोल घूमती हुई उसके पीछे आई। दादी, अब असली प्लान बताओ, क्या तुम सच में उन्हें खाना खिलाओगी? खाना तो जरूर खिलाऊंगी, लेकिन ये उनके जीवन का सबसे यादगार खाना होगा। उसने अलमारी का दरवाजा खोला। उसमें कतार से रखी जड़ी बूटियों की शीशियों में से एक छोटी चांदी के ढक्कन वाली शीशी निकाली। क्या वो नींद का चूर्ण है? हाँ, ये नुकसान पहुंचाने वाली दवा नहीं है, बस थोड़ी देर गहरी नींद सुलाने वाली जड़ी बूटी है। सावधान दादी, ज्यादा डाल दिया तो ये कल शाम तक नहीं उठेंगे। मुझे ना पता है ओखली। सुब्बम्मा ने एक चुटकी चूर्ण गर्म दाल में मिला दिया। थोड़ा और खीर में डालकर अच्छी तरह मिलाया। कुछ ही पलों में उन पकवानों से और भी लाजवाब खुशबू आने लगी। इस खुशबू को संकर गुंडू 5 बार खाना मांगेगा। इतने में हाथ पांव धोकर बंटू और गुंडू वापस आ गए। सुब्बम्मा ने जमीन पर बड़े केले के पत्ते बिछाए। गरम गरम चावल, घी, दाल, सब्जी, पापड़ और अंत में मीठी खीर परोसी। दादी, इतनी शानदार दावत तो मेरी शादी में भी नहीं मिली थी। तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई ना। अगर शादी हो भी जाती तब भी नहीं मिलती रे। तू खा। बातें बाद में करना बेटा, पहले खाना ठंडा होने से पहले खा लो। गुंडू ने पहला निवाला मुंह में डाला। तुरंत उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी, ये दाल है या देवताओं का अमृत? इतना स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। सच में लाजवाब है। थोड़ी और दाल दोगी क्या दादी? क्यों नहीं डालूंगी बेटा, जितना मन करे उतना खाओ। इस घर में मेहमानों के लिए कभी कमी नहीं होती। खाओ खाओ, अगले 5 मिनट में तुम्हें बिस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बंटू और गुंडू दोनों होड़ लगाकर खाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे सुब्बम्मा के बुद्धिमानी भरे जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। गुंडू ने 5वीं बार खीर मांगी। बंटू ने भी पेट भरकर खाना खाया, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी। दोनों ने डटकर भोजन किया। सुब्बम्मा के प्यार से बार बार परोसने पर वे बिना किसी हिचकिचाहट के खाते ही रहे। थोड़ी और डाल दूं बेटा? मना करने का मन तो है, पर मेरा पेट हाँ ही कह रहा है। तो फिर पेट की ही बात सुनो। दादी, ये खीर बहुत अच्छी है, थोड़ी और दोगी? बिल्कुल बेटा, शौक से खाओ। खाओ खाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हें नींद की देवी नजर आएगी। दोनों ने आखिरी निवाला खाया और हाथ धोए। भोजन खत्म होने के कुछ ही देर बाद बंटू को अचानक अपनी आंखें भारी लगने लगी। गुंडू, तुझे कुछ अजीब लग रहा है क्या? लग रहा है बहुत खुशी हो रही है और बहुत क्या? बहुत नींद। गुंडू ने जोर से जम्हाई ली। उसका सिर आगे पीछे झूरने लगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ से चलते हैं। अभी 5 मिनट और सो लेते तो अच्छा होता। ये सोने का वक्त नहीं है। बंटू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। दादी, इस खाने में क्या मिलाया है? इसमें प्यार मिलाया है बेटा। तभी इतना स्वाद था। प्यार के साथ थोड़ी चतुराई भी मिली है। बंटू कुछ कहना चाहता था, पर शब्द साफ नहीं निकल रहे थे।
उसकी पलकें धीरे धीरे मुद रही थीं। गुंडू, हम फंस गए। ये तब तक गुंडू खर्राटे लेने लगा था। एक ही पल में गुंडू जमीन पर ढह गया। बंटू भी गहरी नींद में सो गया। सुब्बम्मा ने पक्का किया कि दोनों गहरी नींद में हैं और तुरंत घर में रखी एक मजबूत नारियल की रस्सी ले आई। दादी, पहले बंटू या गुंडू? पहले बंटू को ही बांधना होगा। चतुर लोग पहले भागने की कोशिश करते हैं। सुब्बम्मा ने पहले बंटू को और फिर गुंडू को एक बड़े लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया। दादी, तुम्हारे हाथों में रस्सी भी कितनी समझदारी से काम कर रही है। अब असली काम शुरू होता है। सुब्बम्मा ने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया और हाथ में लालटेन लेकर तेजी से गांव की ओर चल दी। आधी रात के वक्त सुब्बम्मा ने एक एक घर का दरवाजा खटखटाकर ग्रामीणों को जगाया। जल्दी आओ, मेरे घर में 2 चोर पकड़े गए हैं, सब साथ चलो। क्या कह रही हो सुब्बम्मा? तुमने अकेले ही उन्हें पकड़ लिया? बाकी बातें बाद में बताऊंगी, पहले चलो। थोड़ी ही देर में गांव वाले लाठियां और लालटेन लेकर सुब्बम्मा के घर पहुंच गए। सब सावधान रहें, दरवाजा धीरे से खोलें। दरवाजा खोलकर जब गांव वाले अंदर गए तो नजारा देखकर दंग रह गए। 2 चोर खंभे से बंधे हुए खर्राटे मारते हुए गहरी नींद में सो रहे थे। अरे, सच में पकड़ लिया? सुब्बम्मा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी बुद्धि सच में काबिले तारीफ है। उसमें मेरी भी थोड़ी मदद है, ये मत भूलना। गांव वाले हंस पड़े। अगले दिन सुबह मुर्गे ने बांग दी। उसी समय बंटू ने धीरे से आंखें खोली। अरे, मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? उसने उठने की कोशिश की पर हाथ नहीं हिले, पैर भी जकड़े हुए थे। ये क्या है? मैं बंधा हुआ हूँ? दादी, थोड़ी खीर और देना। गुंडू अभी भी नींद में ही बड़बड़ा रहा था। ओए गुंडू, उठकर देख। गुंडू ने अचानक आंखें खोली। सामने सैकड़ों आंखों को अपनी ओर देखते देख वो उछल पड़ा। बंटू, हम कहाँ हैं? हम ही फंस गए। मतलब कल की खीर? बहुत स्वाद है ना? हाय, उसी ने हमें यहाँ पहुँचाया। हाँ, हम चोरी करने आए थे, पर हमारी चालाकी से बड़ी सुब्बम्मा की चतुराई निकली। चतुराई का मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं है बेटा, खतरे का बिना हिंसा के सामना करना है। दादी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे अच्छे मन को ही धोखा देना चाहा। इतने में घोड़ों पर राजभक्त वहां पहुंच गए। सुब्बम्मा कौन है? मैं ही हूँ। ये 2 चोर कई दिनों से राज्य में चोरियां कर रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सैनिकों ने बंटू और गुंडू को हथकड़ियां पहना दी। हमारा लालच ही हमें यहाँ खींच लाया। हमारी भूख ने भी। अब तो खाने की बात भूल जा। गांव वाले हंसने लगे। तभी रवि बगल के गांव से घर पहुंचा। घर के सामने इतनी भीड़ देखकर वो चकित रह गया। माँ, क्या हुआ? रवि, तुम्हारी माँ ने अकेले ही 2 चोरों को पकड़ लिया। सच में माँ? हिम्मत से सोचे तो डर भी हमें रास्ता दिखाता है बेटा। माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी गुरु भी हो। रवि ने प्यार से अपनी माँ को गले लगा लिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अरे, एक बार मेरी भी तारीफ कर दो, मैं भी रात भर नहीं सोई हूँ। तुम्हें भी बधाई हो ओखली। रंदापुरम के महाराज ने सुब्बम्मा को राजसभा में आमंत्रित किया। उसके साहस और समझदारी के सम्मान में उसे सोने के सिक्के उपहार में दिए। लेकिन सुब्बम्मा ने वो सोना अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में एक छोटा औषधालय बनवाया ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा सके। माँ, ये सोना तुम्हारी मेहनत का फल है, सब दान क्यों कर दिया? हमें मिला सम्मान अगर 10 लोगों के काम आए तभी उसकी असली कीमत होती है बेटा। इसीलिए पूरा गांव तुम्हें इतना प्यार करता है दादी। सुब्बम्मा ने मुस्कुराहट के साथ ग्रामीणों की ओर देखा। बच्चों, मुसीबत आने पर डरो मत, गुस्सा मत करो, पहले शांति से सोचो। साहस, बुद्धि और साफ मन, ये 3 हो तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसे चतुराई से हल किया जा सकता है। सुब्बम्मा की बातों पर सबने तालियां बजाईं। उस दिन से रंगापुरम में ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी बन गई।